सो दिस इज द वाटर साइकिल। यहाँ पर एक लेक बना हुआ है, लेक में वाटर इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट होके वाटर क्या किस फॉर्मेशन में आ रहा है, इट इज फॉर्मिंग क्लाउड्स, एंड वंस क्लाउड फॉर्मेशन इज देयर देन क्लाउड इज कूलिंग डाउन, फिर वाटर हैवी होगा, फिर उसके बाद वो रेन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, रेन होकर वो फिर वापस जो है वो पानी कहाँ पर आ रहा है, वापस लेक में या सी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो पूरी साइकिल है वाटर की, क्लियर, अर्थ से लेकर क्लाउड बनने से, क्लाउड बन के फिर रेन फॉर्म में और फिर वापस अर्थ में आके और वापस वाटर बॉडी में इकट्ठे होने की, दैट इज नोन एज वाटर साइकिल। तो वाटर इस तरीके से अपने आप को रोटेट करता रहता है और प्यूरिफाई भी करता रहता है, बिकॉज द रेन वाटर इज ऑलमोस्ट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। क्लियर? So now we have done lithosphere, landform, hydrosphere. In hydrosphere we have done water cycle, and I am going to send, मैं ये फोटो आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा, so that from there you can see. Okay, and now next is atmosphere. अब now what is atmosphere? वैसे एटमॉस्फेयर की जो है ज्योग्राफिकल डेफिनेशन जो है एन एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। कभी भी आपसे पूछे व्हाट इज एटमॉस्फेयर, एन एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ का मतलब क्या है, एक जैसे लिफाफा होता है, लिफाफे में आप कोई सामान रखते हो, तो वैसे ही एक अर्थ के चारों तरफ एक लिफाफा, अर्थ एक लिफाफे से घिरी हुई है, और वो लिफाफा किस चीज का, एटमॉस्फेयर का है। क्लियर? और यहाँ पर जो दी हुई एटमॉस्फेरिक डेफिनेशन इज व्हाट, the atmosphere is a thin layer of air together with dust, gases, water vapor held to the earth by the force of gravity. Okay, इन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया, इन्होंने एटमॉस्फेयर को क्या बताया, एक बहुत पतली लेयर है किसकी, एयर की, और एयर के साथ साथ उसमें क्या है, डस्ट। डस्ट आप सबको पता है, गैसेस, जितने भी सस्पेंडेड और बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, दोज आर डस्ट। जब पोल्यूशन लेवल दिल्ली में बढ़ता है तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स की भी अलग भूमिका होती है, उसमें उसके डस्ट पार्टिकल्स का लेवल भी होता है कि पोल्यूशन इतना है, एयर इतनी कंटामिनेटेड है, साथ में इसके डस्ट पार्टिकल्स में, तो एयर में डस्ट पार्टिकल होल्ड करने की भी पावर होती है, डस्ट पार्टिकल्स उसमें होते हैं। सो व्हाट इज हियर, अ थिन लेयर ऑफ एयर टुगेदर विद डस्ट, गैसेस एंड वाटर वेपर। इट कंटेन्स डस्ट, गैसेस एंड वाटर वेपर held to the earth by the force of gravity. अर्थ के पास है किस, अब ये जो चीजें हैं ये किस तरीके से अर्थ पे, हवा है, हवा तो कहीं पे भी जा सकती है, हो सकता है कहीं स्पेस पे जाके भी चली जाए, कहीं पे भी चली जाए, पर अर्थ पर ही क्यों रुकी हुई हवा, अर्थ पे एयर इसलिए रुकी हुई है, अर्थ पे एटमॉस्फेयर इसलिए बना हुआ है, क्यों, क्योंकि अर्थ में जो है, अर्थ के पास क्या है, इट इज हैविंग अ ग्रेविटेशनल फोर्स। हम भी क्यों अर्थ पे खड़े हैं, क्योंकि फोर्स है अर्थ की तरफ जो हमारे को खींच रही है, एंड दैट फोर्स, अगर उसकी यूनिट पूछा जाए तो अगली क्लासेस में आपको बताएगी, इट इज 9.8 की फोर्स से अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो सिमिलरली जो अर्थ की जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटी ने, जैसे हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खड़े हैं, वैसे ही अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एटमॉस्फेयर भी अर्थ पे एक तरीके से एनवेलप बन के रुका हुआ। Weather and climate on the earth are controlled by the changes in atmosphere. अब जो वेदर और क्लाइमेट है वो अर्थ पे किस तरीके से कंट्रोल होता है, जैसे एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं। The atmosphere protect us against excessive heat and harmful ultraviolet rays of sun. अब जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे को किस चीज से बचाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेसिव हीट से। अगर बाय चांस एटमॉस्फेयर नहीं होता, ये एयर नहीं होती, तो क्या होता है, सन की जो रेज है वो डायरेक्टली अर्थ पर हिट करती है, और जो सन की रेज है वो हिट करती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो वो बहुत ज्यादा उसमें हीट होती, उसके साथ साथ जो सन की रेज है उसमें कुछ हार्मफुल रेज भी हैं। अब सन की रेज में दो तरीके, एक तो इट कंटेन 7 लाइट एंड टू मेन रेज, वन रेज इज अल्ट्रावायलेट रेज एंड सेकेंड इज इंफ्रारेड रेज। जो सन की रेज अगर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो दे आर डिवाइडेड इनटू 9 कंपोनेंट्स। सृष्टि, यू वांट टू आस्क एनीथिंग?
Srishti, you want to ask anything? Because you have raised No, the hand. sir. Okay, then it's okay. Okay, clear. So once we are going to divide, तो सन की जो है, सन की जो एक सूरज की किरण है, दैट कुड बी डिवाइडेड, वो 9 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. 9 में से 7 पार्ट तो आपने देखे होंगे उसके, मैं आपको बताऊंगा कहाँ देखे हैं आपने. बाकी जो है 2 पार्ट मैं आपको और बता देता हूँ, वो इनविजिबल होते हैं, जो दिखाई नहीं देते. 7 पार्ट. आपने रेनबो देखा है? सर यस सर. इंद्रधनुष देखा है? अगर हकीकत में नहीं देखा होगा तो ड्राइंग में जरूर देखा होगा. क्लियर? तो रेनबो क्या है, उसमें इट कंटेन्स ऑल द 7 लाइट. एक तो 7 रंग है जो सूरज की किरण, एक किरण में होते हैं 7 रंग, वो उसमें बने हुए हैं, उससे बाकी कलर्स बनते हैं विप क्योर. ओके, दोज आर द 7 कलर्स, violet, indigo, orange and so on. Okay, clear? Apart from that, violet से पहले जो सन के रे में एक चीज होती है, दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेज. और रेड के बाद की जो एक रे होती है, दैट इज इंफ्रारेड रेज. अल्ट्रा वायलेट रे का क्या काम होता है? अल्ट्रा वायलेट रेज हार्मफुल होती हैं. अल्ट्रा वायलेट रेज इस तरीके की रेज होती है जो बॉडी में कहीं पर भी पेनिट्रेट, या वो किसी भी सामान के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है. क्लियर? उनको कोई रोक नहीं सकता. अब अल्ट्रा वायलेट रेज, अगर सपोज आप एटमॉस्फेयर को बीच से हटा दो, कि सन और अर्थ के बीच में एटमॉस्फेयर नहीं है, सीधे सन की हीट हमारे पास या सन की लाइट हमारे पास आ रही है, तो सन की लाइट आने से क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट रेज भी हमारे को सीधे मिलेंगी. और जब अल्ट्रा वायलेट रेज सीधे सीधे हमारी बॉडी के अंदर जाएंगी, तो वो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में धीरे धीरे करके हार्म करना शुरू कर देंगे, अल्ट्रा वायलेट रेज, बिकॉज दे आर हैविंग अ वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर. क्लियर? वो कहीं के भी किसी भी चीज के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, और फिर अंदर सेल डिविजन्स में डिसऑर्डर क्रिएट करती हैं, और फिर there are many kind of disease because ultraviolet rays are bit infectious and bit harmful rays in a long time. थोड़ा बहुत से कोई फर्क नहीं पड़ता, और लॉन्ग टाइम में अल्ट्रावायलेट रेज खराब होती है बॉडी के लिए. तो एटमॉस्फेयर क्या करता है? एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेज को रोक देता है आने से. क्लियर? एंड द सेकंड रे विच इट इज हैविंग इंफ्रारेड, मैंने आपको बताया था, उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं होता, बट सन की लाइट में आपको पता होना चाहिए, जो इंफ्रारेड रे जो होती है उसका काम क्या होता है? वो हीट देती है. जितनी भी आपको, जब आप धूप में खड़े हो तो आपको गर्मी लगती है, गर्मी मिलती है, तो वो किसकी वजह से मिलती है? वो इंफ्रारेड रेज की, उसमें हीट होती है. सो दिस इज हाउ दिस हैपन. और एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होता है कि हमारे को अल्ट्रावायलेट रेज एटमॉस्फेयर रोक लेती है. सन से जो हार्मफुल जो एलिमेंट या रेज या कुछ भी हीट आ रही है, उसको वो कम कर देती है. और जितना लाइफ के लिए पॉसिबल है उतना ही नीचे तक, अर्थ तक पहुंचता है, कि जिसमें आदमी आराम से रह सके. आदमी एंड ऑल द लिविंग थिंग्स, plants, animals and all, they can live together. So that's how atmosphere helps us. Okay, now we're going to go further. Now the next thing which we are going to do is biosphere. Biosphere is a zone that integrates 3 realms: lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Okay, clear. बायोस्फीयर के बारे में क्या बता रहे हैं कि it is a realm which integrates lithosphere, hydrosphere, atmosphere and the various life form in their relationship. It is in this zone that life exists. Thus, the living world which compromises plant, animal, human being as well as microscopic organism extend those all these zones from biosphere. This extensive variety of life that exists on earth is termed as biosphere. Okay, clear. अब जो लास्ट है और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे मतलब की चीज है, दैट इज बायोस्फीयर. ओके, क्लियर. अब हम जाते हैं एक बार अपने बैक पेज में, जहाँ पे इनकी इसके रिलेंस ऑफ अर्थ की फोटो दी हुई थी. तो एक इन्होंने छोटा सा मैपिंग करी थी किस तरीके से. क्लियर? देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है. वन इज हाइड्रोस्फीयर, वन इज एटमॉस्फेयर, अनदर इज लिथोस्फीयर. ओके, लिथोस्फीयर सबसे पहले करा था, the outer crust of
अर्थ, ओके, जितना भी लैंड पार्ट है अर्थ का, दैट इज लिथोस्फीयर. Second thing which we have done was hydrosphere. Hydrosphere contains all the water bodies and water cycle was part of it. Clear? Last thing which we have done about atmosphere. Atmosphere is what? The air around us. ठीक है? हमने क्या क्या किया? Lithosphere land, जमीन. Hydrosphere water bodies, पानी. Atmosphere air. हमने land, water, air ये चीज तो हमने स्टडी कर ली. क्लियर? ये तीन चीजें जो हमारे को इन्वायरमेंट ने दी है, इनकी तो हमने स्टडी कर ली. अब जो बायोस्फीयर है वो क्या है? बायोस्फीयर है वो क्या है? अब ये बायोस्फीयर के बारे में बता रहे हैं. बायोस्फीयर क्या है? जब ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं. क्लियर? लैंड की जरूरत है, लैंड होगा तभी तो पेड़ पौधे और हम रह सकेंगे. क्लियर? और जब हम रहेंगे तो हमारे को क्या चाहिए? हमारे को पीने के लिए पानी चाहिए, सांस लेने के लिए एयर चाहिए. क्लियर? और लैंड है तो लैंड से हमारे को खाने का सामान भी मिल सकता है, हम कोई भी चीज उगा सकते हैं या किसी भी चीज की फार्मिंग कर सकते हैं. तो एक्चुअली स्पीकिंग बायोस्फीयर इज व्हाट? बायोस्फीयर इंटीग्रेट्स ऑल थ्री लिम्स. बायोस्फीयर में तीनों चीजें आ जाती हैं, दैट इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, एंड वेरियस लाइफ फॉर्म एंड देयर रिलेशनशिप. जब ये तीनों चीजें इंटीग्रेट हो जाएंगी तो तभी लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे. क्लियर? बट इसमें लाइफ के लिए एक एलिमेंट और है जो आपको चाहिए होगा, जो हमेशा है और हमेशा रहेगा, बट वो हमारे एनवायरनमेंट का ही एक तरीके से इंटीग्रेटेड पार्ट कह भी सकते हैं, बट वो है दूर एनवायरनमेंट से, तो हम यहाँ पर उसको नहीं इंक्लूड किया हुआ. दैट इज सन. सन लाइट, सन की हीट भी बहुत ज्यादा जरूरी है. क्लियर? अब सन की हीट किस तरीके से जरूरी है? अगर आप देखो तो हर चीज में, लैंड में जो डी जनरेशन होगा रॉक्स का, जो रॉक से धीरे धीरे सैंड बनेगी, वो सन की हीट से ही तो बनेगी. जब सन बार बारी किसी पत्थर को गर्म होगा ठंडा होगा, गर्म होगा ठंडा होगा, तभी वो डिसइंटीग्रेट, तभी वो टूटेगा और सॉइल बनेगी उससे. क्लियर? सिमिलरली वाटर साइकिल के लिए भी आपको क्या चाहिए? वाटर साइकिल के लिए भी आपको सन चाहिए. जब सन की हीट किसी वाटर बॉडी में पड़ेगी तभी तो इवेपोरेशन होगा उसका. क्लियर? एंड अपार्ट फ्रॉम वाटर बॉडी, एटमॉस्फेयर में भी आपको सन चाहिए. ठीक है? अगर सन आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में प्लांट के साथ इंटरेक्शन होगा, तभी फोटोसिंथेसिस होगी. तो अगर आप देखा जाए तो सन इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट ऑन अर्थ. अर्थ में नहीं है, अपने उससे एक अलग अलग अपने आप में स्टार है, तो उसका यहाँ पे बात नहीं की हुई. बट स्टिल बायोस्फीयर इज व्हाट? बायोस्फीयर इज इंटरेक्शन. जब ये सब तीनों चीजें आपस में इंटरेक्ट करती है, लैंड होता है, पानी होता है और एटमॉस्फेयर होता है, ये तीन बेसिक चीज, जमीन, पानी और हवा, ये तीन चीज होती है, तो लाइफ किसी ना किसी तरीके से होने की पॉसिबिलिटी होती है अर्थ पे. ओके, इट इज इन द जोन दैट लाइफ एग्जिस्ट. और ये वो जोन है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. थस ऑल लिविंग वर्ल्ड व्हिच कंप्राइजेस ऑफ प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है? बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म से लेके जो सबसे छोटा, ब्लू व्हेल से लेके जो सबसे छोटा माइक्रोब होता है, जो सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसे ये तीनों चीजें चाहिए हैं जीने के लिए. तो और ये तीनों चीजें जब इंटरेक्ट करती हैं, दैट बिकम्स बायोस्फीयर. ओके, क्लियर? एंड बायोस्फीयर इज अ लाइफ गिविंग रीजन ऑफ द अर्थ, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. और इसी की वजह से अर्थ क्या अपने आप में यूनिक प्लैनेट. आपने बाकी भी प्लैनेट देखे हैं, बट कहीं पर लाइफ नहीं है. क्लियर? सबके अपने अपने अलग अलग रीजंस हैं. कहीं पर जो है टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है, कहीं पर एटमॉस्फेयर नहीं है, कहीं पर सॉइल नहीं है, कहीं पर सनलाइट नहीं प्रॉपर जा रही. तो अर्थ अपने आप में एक बहुत डिफरेंट प्लैनेट क्यों है? अर्थ एक बहुत डिफरेंट प्लैनेट इसलिए है क्योंकि अर्थ पे ये सारी चीजें अवेलेबल है, तभी यहाँ पे लाइफ अवेलेबल है. So Earth is a unique planet. Earth is the only planet which is having life in the biosphere. Organisms are not interdependent but are also dependent on biosphere for their survival. Okay, clear? अब जो है ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के, बट ये बायोस्फीयर पे भी डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, सपोज अर्थ फॉर्म आपने देखा है. अर्थ फॉर्म क्या? अर्थ जो
जितने भी फार्म्स होते हैं उसमें क्या करता है, बहुत अच्छे तरीके से एक कहते हैं वो किसान की बहुत मदद करता है, इट हेल्प फार्मर्स। जो मिट्टी होती है उसके अंदर वो बार बार ही आता है जाता है, आता है जाता है, वो मिट्टी को पोरस बनाता है, क्लियर। एंड ही यूज्ड टू गेट इट्स मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल डीके एंड सैंड। उस ओवर एंड अबव दैट जब अर्थवॉर्म एक्सपायर भी हो जाता है, जब खत्म हो जाती है उसकी लाइफ साइकिल में, मर जाता है, देन ऑल्सो इट बिकम्स अ मैन्योर। उसकी बॉडी जो है मैन्योर की तरह काम करती है इन द सैंड। सो बायोस्फीयर पे सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग इंटरडिपेंडेंट है, क्लियर, कि हमें अगर सब्जियां या कुछ खाना है तो उसके लिए हमारे को लैंड की जरूरत है, नहीं, हम इंटरडिपेंडेंट नहीं है इस पे। कुछ चीजों से हम पूरी तरीके से भी डिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल जो एयर जो हम सांस लेते हैं, दैट वी गेट directly from biosphere. You getting my point? Clear? That we get directly from biosphere. So in that manner also we are totally dependent on this. कुछ चीजें हम डायरेक्टली लेते हैं, वाटर्स है वो हमारे को मिलता है बायोस्फीयर, सॉरी हाइड्रोस्फीयर से, क्लियर। So these all things we are totally dependent on biosphere. Okay, on this, in this figure it has shown that atmosphere air वाला part हो गया, lithosphere land वाला part हो गया, they have not mentioned but anyhow it is a land part, so it is lithosphere, and then this is hydrosphere water का part हो गया, and when all these things interact with each other, it gives life मिल रही है, and that life is lithosphere. The life where the life exists is lithosphere. Okay, clear. Okay, now these are some questions, you can practice them. Okay, clear. And moreover we have sent the PDF of all the books to you. In the meantime you can practice them. Now the next topic is ecosystem. Okay, now what is an ecosystem? Ecosystem, what is an ecosystem? Anyone can answer if they want to. They can unmute themselves and answer. इकोसिस्टम, ओके चलिए इकोसिस्टम का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हैविंग फूड, हम खाना खाते हैं, एंड फॉर हैविंग फूड व्हाट अ फार्मर यूज्ड टू डू, उसके लिए फार्मर क्या करता है, इट यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स, वंस इट इज ग्रोइंग क्रॉप्स, सो इट इज अब इकोसिस्टम अगर हम अपना देखें, हम एक बीच में फार्मर को हटा रहे हैं, हम खुद ही अपना खाना बना रहे हैं, तो सपोज हम क्या करेंगे, हम फार्मिंग करेंगे, क्लियर, हम फार्मिंग करके अपना खाना तैयार करेंगे, फिर उसके बाद उसको कंज्यूम करेंगे, क्लियर, एंड देन व्हाट जो खाना हमने यूज करना होगा वो यूज होगा, और बाकी जितना भी वो है, जितना वेस्ट है वो हम एक्सक्रीट करेंगे, क्लियर। तो ये एक तरीके का साइकिल इकोसिस्टम बन गया कि ये साइकिल से चल रहा है, क्लियर। तो इकोसिस्टम क्या होता है, जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं और एक तरीके की साइकिल और इकोसिस्टम बना लेती हैं। जैसे इकोसिस्टम का एक बहुत अच्छा एग्जांपल होगा कि अब आप किसी फॉरेस्ट में अगर एक एग्जांपल लेंगे तो इस तरीके से ले सकते हैं कि फॉरेस्ट में ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा, डियर खाएगा, डियर को कौन खाएगा, टाइगर खाएगा, और टाइगर जब बाय चांस कभी एक्सक्रीशन करेगा तो वो वापस क्या बन जाएगा, सॉइल को न्यूट्रिएंट देगा, और जो सॉइल को न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो उससे वापस क्या हो जाएगा, वापस प्लांट्स उसमें हो सकते हैं, और फिर वो मैन्योर की तरह काम करेंगे उस चीज को, नहीं तो फिर आगे उनको भी कोई स्कैवेंजर खा सकते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल बचे हुए हैं। तो इस तरीके के अपने अपने एक इकोसिस्टम बने हुए, एक सिस्टम जिससे लाइफ अपने आप को अटेन करे, एक साइकिल चल रही है लाइफ। So distinct zone in biosphere with their own physical and biological environments are called ecosystem. Both living and non-living
things interact in these ecosystems. The plant and animal found in one ecosystem may be different from those found in another ecosystem. All ecosystems maintain a perfect balance or equilibrium transfer of energy and matter among the biotic and abiotic component. This is known as ecological balance. Okay, ecological balance. अच्छा, इकोसिस्टम तो एक हो गया, एक तरीके की फूड साइकिल आप समझ लो. क्लियर. इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है? इकोलॉजिकल डिसबैलेंस इस तरीके से होगा कि सपोज मैंने ये जो आपको टाइगर, डियर और ये ग्रास वाला एग्जांपल दिया, इसमें से किसी भी एक चीज को बीच से हटा लो तो क्या फर्क पड़ेगा? जो बैलेंस है वो क्या होगा? बैलेंस खराब हो जाएगा. सपोज अगर टाइगर, जैसे कि सेव टाइगर मूवमेंट चल रही है इंडिया में, अगर टाइगर कम होंगे तो क्या होगा? डियर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि टाइगर थे पहले तो वो डियर को खाते थे. अब जब टाइगर ही नहीं रहे तो डियर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी. और जब डियर बहुत ज्यादा हो जाएंगे किसी फॉरेस्ट में तो क्या होगा? उनको खाने को ज्यादा चाहिए, और खाने को ज्यादा चाहिए तो क्या करेंगे? जितनी भी घास है वो खा जाएंगे, जितने भी प्लांट्स वहां पे रहेंगे उन्हें खा जाएंगे. तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा. तो इकोलॉजिकल बैलेंस भी नेचर में बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट. इसमें कोई भी चीज डिसबैलेंस नहीं होनी चाहिए. और अगर हम इसी को सेकंड फॉर्म में देखेंगे, अगर टाइगर बढ़ जाते हैं इन्वायरमेंट में, टाइगर बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा? टाइगर जब ज्यादा हुए तो खाने को ज्यादा चीजें चाहिए, तो फिर वो ज्यादा डियर को या बाकी एनिमल्स को खाएंगे. और जब डियर को ज्यादा खाएंगे तो डियर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. और जब डियर की क्वांटिटी कम होगी तो क्या बैलेंस में क्या इसमें फर्क पड़ेगा? जो ग्रास है, ग्रास कोई खाने को नहीं रहेगा. और जब ग्रास नहीं खाने को रहेगा तो क्या होगा? अनइवन, एक इकोलॉजिकल डिसबैलेंस बढ़ जाएगा. क्लियर. एक तो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस भी बढ़ेगा, और दूसरी चीज क्या है? टाइगर जब ज्यादा डियर खाएंगे तो डियर की क्वांटिटी भी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी. और टाइगर के पास भी खाने को कुछ ना कुछ टाइम के बाद टाइगर्स की भी जो है, टाइगर्स के भी नंबर्स में फर्क पड़ने लगेगा, क्योंकि डियर तो लिमिटेड ही थे, टाइगर की क्वांटिटी बढ़ी. तो इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है कि हर चीज बैलेंस में चलनी चाहिए. जो इन्वायरमेंट में हर एक जो जीव जंतु है उसको खाने को पर्याप्त और पूरा मिले. So that is a ecological balance which we are talking about that, and that is a part of a ecosystem. So there are different types of ecosystem found on the earth. Some may be small as a pond, other may be as vast as ocean or desert. कुछ तो बहुत छोटे होते हैं, क्लियर, और कुछ बहुत बहुत बड़े होते हैं. क्लियर. चेन बहुत लंबी चलती है. ओके, पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में यहाँ बताया हुआ है, पॉन्ड इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम. सो दिस वी आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट क्लास. Okay, so we are going to have a quick recap. What we have done, we have done 4 reams of earth, and after 4 reams of earth, what we have done, we have started ecosystem and ecological disbalance. So now in next class we can continue, and moreover books are almost available. If any one of you want to have books, they can just contact on the WhatsApp number. We can arrange the books if there is some problem on the screen time which you are spending on your mobile, so you can take the books also. You can call on the WhatsApp number which is available. Okay, till then, have a very happy learning and be regular in your classes. Okay, take care of yourself. Have a great day.